So welcome everyone to today's class। ये म्यूट कर दीजिए इसे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज ये मिस्टर राकेश, आप पहले क्लास में आए हैं कभी? जी सर, पहली बार है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले की क्लासेस देखी हैं? पहली बार है सर, यूट्यूब में देखा, वीडियो भेजे थे। यूट्यूब पे तीनों क्लासेस देख ली, 3 क्लासों के वीडियो है। दो को देखा हूँ सर। कोई बात नहीं, तीसरा भी देख लेना। कौन कौन सी देखी है? 1 2 3 में से कौन सी देखी है? सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास सर। अच्छा ठीक है, चलो 1 भी देख लेना। ठीक है, चलो अब आप म्यूट कर दो इसको। तो ऋतिक कुछ बताओ। आप म्यूट कर दो इसको। अभी मैं आपके इंट्रो पे आता हूँ जब बाकी लोग आएंगे। तो ऋतिक बताओ, लास्ट टाइम मैंने क्या छोड़ा था, कुछ याद है आपको? तो आज क्लास चौथी क्लास है, 4th क्लास है। हिंदी में स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास है और 3 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप हमारे सर्कल से जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो सिर्फ वार्षिक कंट्रीब्यूशन आपको देने हैं, सिर्फ 999 रुपये का, जिसमें आपको हमारे वीडियोस तो उपलब्ध होंगे ही, साथ में किसी भी एक प्रोजेक्ट पर, फिल्म पर या वेब सीरीज़ पर आप मेरा साल में 3 बार 30 मिनट का पर्सनल फीडबैक ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि मेरे द्वारा कोई संस्थाएं बनाई जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर, तो वहाँ पर आपका प्रवेश होगा और साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में और एजुकेशन को देने में सहायता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग की फ़ीस 15 लाख रुपए तक है कोर्स की, जो सर्वसुलभ हो रही है ये शिक्षा आपको। तो ये मेरा एक प्रयास है, मेरा ये मानना है यार, कल रहे ना रहे, कम से कम इतना जो सीखा है उसको आगे निकाल के जाओ। और इंग्लिश में तो बना हुआ है और हिंदी में भी, इसको आम लोगों तक, हिंदी भाषी लोगों तक इस कला को पहुंचाओ। तो ऋतिक आप आ जाओ कैमरा पर, आपकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है। तो अब आप बताओ कि लास्ट क्लास में क्या था। ये लाइट नहीं कर रही किसी ने। अच्छा बाहर हो, चलो कोई बात नहीं, चलो टर्न ऑफ कर दो कैमरा को, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं ये चौथी क्लास शुरू करता हूँ। तो अब तक की जो क्लासेस थी उसके अंदर पहली क्लास में जो मैंने बात बताई थी वो थी कि आपको या तो अपना पर्सनल या फिर अपने स्थानीय मुद्दों पर, अपने पर्सनल अनुभव पर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, या फिर अपने स्थानीय या ऐसे चीज़ें जो कि आपने खुद देखी हो, अनुभव करी हो, आपके रिश्तेदारों के साथ हो, आपके एरिया में हो, और जो लोकल हो, जिसका लिंक लोकल से हो, ऐसे विषयों पर आपको लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि एक सेकेंड, तो और मैंने आपको बताया था कि, तो एक तो हो गया कि किस विषय पे लिखना है, और एक आपको बताया कि अभी फ्यूचर के अंदर मूवीज़ चलेंगी, फिल्में चलेंगी, लेकिन वेब सीरीज़ हमारा बड़े लेवल पर आने वाला काम होने वाला है। और जब आप वेब सीरीज़ लिखेंगे तो यही ना सोचें कि मैंने सिर्फ पायलट, एक एपिसोड पहला लिखना है या एक सीज़न आएगा। वो 5 सीजन्स का, 6 सीजन्स का, 7 सीजन्स का पूरा दिमाग में आपके खाका होना चाहिए। कुछ मैंने आपको विषय से हटकर बातें बताई थी जो आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हो। कुछ कन्फ्यूज़न थी और मैंने बताया था कि फिल्म का जो स्टोरी स्ट्रक्चर होता है, वो स्टोरी स्ट्रक्चर, कहानी का जो स्ट्रक्चर है, वो 120 मिनट के हिसाब से चलता है। और उस पर मैंने पिछले वीडियो में किसी को कन्फ्यूज़न था तो वो भी मैंने और अच्छे से बताया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक मेरा फॉर्मूला बताया जो मैंने बहुत इतने मानसिक मंथन के बाद और इतनी चीज़ों के बाद सीखा कि एक तरीका आप ऐसा रख सकते हो कि आपने एक साधारण चरित्र उठाया, साधारण कैरेक्टर उठाया। जैसे मैंने आपको ब्रेकिंग बैड जो सीरीज़ है विंस गिलिगन की, नेटफ्लिक्स पर जो उपलब्ध है, क्योंकि उसमें यही कैरेक्टर है।
और क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट माथियास कीनिया या नाइजीरिया से है, जो यूएई में जॉब करता है और यूएई से ज्वाइन करता है, तो उसने कैरेक्टर पर एक बात करी थी और मैंने उसे उसने पूछा कि कैरेक्टर चेंज कैसे होता है। और आप जब भी कोई और स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास लेंगे या किसी से भी आप बात ये सुनेंगे तो दुनिया में हर कोई यही बोलेगा कि कैरेक्टर चेंज होता है। आप कहीं भी जाके रिसर्च करिए और वाकई में फिल्मों में कैरेक्टर चेंज होता है। पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने मैथियास को बताया कि हो सकता है कि हम एक सहजता के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, स्टोरी में, ड्रामा में अपने कैरेक्टर्स को चेंज करें, लेकिन असल में मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि जिसमें उसे अपने अंदर उसके अंदर जो दूसरा चरित्र है, जो लोगों के सामने नहीं आया, वो चरित्र के हिसाब से काम करने लगता है और हमें लगता है ये तो बदल गया। एक संजीव कुमार की फिल्म थी, पुरानी हिंदी फिल्म थी, उसमें वो एक बहुत ही भले मानस का रोल निभाते हैं और उनकी दुकान होती है और वो उधार लोगों को सामान देते हैं और लोग उनको पूरा लूट लेते हैं और एकदम एक दिन आग लग जाती है और आग में वो जल जाते हैं, उनकी कोई बॉडी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। फिर उन्हीं के जैसा हम शक्ल एक कैरेक्टर आता है और वो आकर उस एरिया का डॉन बन जाता है और डॉन बनकर सबको लूटने लगता है और बाद में पता लगता है अंत में कि ये जो डॉन था ये वही था व्यक्ति जो कि दुकानदार था, जो शरीफ था, वो मर गया। तो अब कहने को तो हमने कह दिया कि भैया चरित्र बदल गया, क्योंकि विषम परिस्थिति आई कि एक भला मानस किस तरह से लोगों द्वारा लूट लिया गया और जब कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि एक दिन एक ऐसा समय आया कि उसकी जान भी चली जाती, बच गई, तो जाके वो बदला। लेकिन वो बदला नहीं है, उस परिस्थिति ने उसे अपने एक दूसरे रूप को दिखाने की, उस परिस्थिति ने उसको अपने एक दूसरे रूप को दिखाने के लिए विवश किया है। पर वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उसके अंदर ही था, क्योंकि वो एक भला मानस था। इसका मतलब कि एक भला मानस का मतलब वो सिद्धांतों पे या किसी भी चीज़ पे अड़िग होके चल रहा था, उसमें छल कपट चालाकी नहीं थी। और ऐसे ही जब वो गुंडा बन के आता है तो तब भी वो सिद्धांतों पे कड़ा होकर चलता है। तो ये जो अपने सिद्धांतों पे कड़ाई से पालन करने की क्षमता की, चरित्र की क्षमता थी, ये उसमें पहले से मौजूद थी। ऐसे ही जब हम ब्रेकिंग बैड का वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर देखते हैं तो ये तो सही है कि वो एक साधारण जिंदगी जीता एक दिन ड्रग बनाने वाला बन जाता है और सबसे बड़े बड़े सप्लायर्स से ना केवल डील करता है, जबकि उसके रास्ते में जो भी रोड़ा आता है वो उसे साफ करता चलता है, यहाँ तक कि उसे किसी को मारना होता है तो उसके लिए भी वो तैयार होता है। लेकिन वो जो कर्मठता, वो जो डिसिप्लिन वॉल्टर के अंदर बाद में हमें नज़र आता है, वो डिसिप्लिन उसमें पहले स्टोरी में दिखाया गया है कि वो नोबेल प्राइज़ के लिए कंटेस्ट, वन ऑफ द कंटेस्टेंट था एक नोबेल प्राइज़ का, उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और उसके द्वारा बनाई गई कंपनी का उसके दोस्तों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो उसमें अपने काम को करने का चरित्र तो पहले से था, लेकिन क्योंकि वो गरीबी में है, क्योंकि वो मरने वाला है, तो वो चीज़ उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन वो उसके अंदर थी। तो ये चीज़ को समझना है। तो ये हमें कैरेक्टर निर्माण, क्योंकि जब हम फिल्म्स में तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिल्म्स में स्टोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। कि जब हम वेब सीरीज़ पे आते हैं तो वो पूरा चलता ही कैरेक्टर के ऊपर है। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वो थी इंटरनल नीड, इंसान की आंतरिक इच्छा, आंतरिक तृष्णा, जिसका उसको भी नहीं पता। उस नीड को, जैसे वॉल्टर की एक नीड है कि वो एक डोरमेंट, एक टिमिड, डरा हुआ, सोया हुआ, वो है, काबिल है, कर्मठ है, बेचारा सुबह उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ाता है, उसके बाद आके कार वॉश कर रहा है,
और निरंतर वो ह्यूमिलेशन सहता हुआ इन कामों को कर रहा है। तो ये कर्मठता उसके अंदर है, और ये कर्मठता हमें बाद में भी नज़र आती है कि जब एक तरफ उसकी वाइफ को बच्चा हो रहा है, लेकिन उस समय उसको ड्रग्स का कुछ सप्लाई करना है, और टाइम निकाल के भी वो, और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर है, जो दोनों परिस्थिति में जब वो एक सिर्फ टीचर है या एक ड्रग मैन्युफैक्चरर बन जाता है, वो ये कि दोनों परिस्थितियों में वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और यही कारण होता है कि उसका वैवाहिक जीवन टूटता नहीं है। और एक समय ऐसा भी आता है कि आगे चल के उसकी पत्नी को जब पता लग जाता है कि मेरा हस्बैंड ड्रग्स बनाता है, तो भी वो उसका साथ देती है। तो ये चरित्र का, अब देखिए इसमें क्या हुआ, वो पत्नी जो कि उसका इन्होंने चरित्र इस्टेब्लिश किया, कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया, कि जब उसको अपनी सगी बहन से पता लगता है कि उसकी सगी बहन को शॉप लिफ्टिंग की, कहीं जाके सामान उठा लो, इसकी उसकी सगी बहन को आदत है, तो वो अपनी सगी बहन से भी रिश्ते खराब कर लेती है। तो इतने, क्योंकि वो भी वॉल्टर की तरह ही एक ईमानदार चरित्र की व्यक्ति है, लेकिन जब उसको पता चलता है वॉल्टर का, तो पहले तो बेशक वो उससे दूर होती है, लेकिन जब वो जॉब करने जाती है और देखती है कि जो उसका पुराना प्रेमी होता है आज वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और वो खुद फेर बदल कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन इसलिए कर रहा है ताकि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो उसे ये, उसके चरित्र में ये, चरित्र तो वही है लेकिन उसकी सोच में परिवर्तन होता है कि अगर ये व्यक्ति कर रहा है और वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है एक तरह से, तो मेरा हस्बैंड जो कर रहा है वो क्या गलत है, वो भी तो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। हमारा एक बेटा विकलांग है, एक बच्ची अभी पैदा होने वाली है, तो ऐसे करके उसकी सोच में परिवर्तन होता है, पर चरित्र उसका सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर उसकी सेम है, कि वो पहले भी जब कम आर्थिक स्थिति में भी उनका गृहस्थी चल रही थी, वो तब भी वॉल्टर के साथ थी, क्योंकि तब उसने ये देखा था कि वॉल्टर एक अच्छा व्यक्ति है, प्यार करता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वॉल्टर अगर जो भी कुछ कर रहा है और वॉल्टर को कैंसर है, तो भी वो मेरे लिए जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो बाद में वो लगभग 3 सीज़न के बाद वो तीसरे सीज़न में या चौथे सीज़न में आके वो बदल जाती है। मतलब लगभग 20 एपिसोड्स के आसपास चले जाते हैं। पहला सीज़न चला जाता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आता है, और तीसरे में कहीं या चौथे में आके वो बदलती है। तो ये जो इतने सारे एपिसोड्स चले, ये इतने सारे एपिसोड्स में स्काइलर का कैरेक्टर पे किस तरह से वर्क किया, हम अभी ये समझेंगे। तो ये कैरेक्टर का मैंने आपको बताया, तो इंटरनल नीड, वॉल्टर की आपको इंटरनल नीड बता दी। स्टोरी का मैंने आपको बता दिया, जो फिल्म का फॉर्मेट है कि भैया इंट्रोडक्शन करो, प्रॉब्लम लेकर आओ, सिंपल चीज़ों से सिंपल समझेंगे तो लिखने में आसानी होगी। इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का करो, प्रॉब्लम लेकर आओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ किया जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली, और प्रॉब्लम बढ़ रही है, इधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, उधर से भी आ रही है, आगे कोई रास्ता नहीं है हमारे मुख्य किरदार को कि मैं उससे लड़ूं या भिड़ूं, और वो भिड़ता है और तभी स्टोरी बनती है। अगर भाग जाएगा तब तो वो स्टोरी नहीं बनेगी। फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट नहीं करेगा, भागेगा नहीं, फाइट करेगा, ये फिर हमारी वो पूरा उसकी फाइटिंग की प्रिपरेशन, फाइटिंग करना, वो फाइटिंग मतलब कैसे उसको हल करेगा, वो हमारी एंडिंग होती है। ये एक सिंपल है फिल्म का, सिंपली। अब लेकिन ये सिंप्लिसिटी हमारी वेब सीरीज में खत्म हो जाती है। वेब सीरीज के अंदर हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है, हम बेशक उसके अंदर मुख्य किरदारों को लेके आते हैं, और बाद में हमारे किरदार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, या फिर उनका कुछ एक डिस्टिंक्ट रोल होना चाहिए, लंबा रोल होना चाहिए, लेकिन मुख्य जो किरदार है वो हमारे पहले एपिसोड में हम दिखा देते हैं। चलिए, अब ये तो हमारे स्टोरी और कैरेक्टर की बात हो गई। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप स्क्रीन राइटिंग करेंगे, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज कहूँगा, या जो एक चीज़ें हैं जो कि अक्सर यूज़ की जाती है राइटिंग में, उसको समझिए। इसका मैं आपको फिल्म से एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंडिंग में मान लीजिए कि एक औरत की कहानी है, ये मैंने अपने इंग्लिश क्लास में भी दिया था, और जो लोग इंग्लिश की क्लास देख रहे हैं या वहाँ आते हैं, उनको हिंदी में नहीं आना क्लास में,
और ना हिंदी वालों को इंग्लिश की क्लास में आता है। तो मान लीजिए कि एक औरत की कहानी है कि उसको घर का खाना बनाना बहुत पसंद है और उसको चाकू से वो बहुत परेशान रहती है। अब हमने फिल्म की कहानी शुरू करी कि वो कोई औरत चाकू से काट रही है। शुरुआत में हमने ये दिखाया फॉर एग्जांपल, या एक दूसरा सीन हमारा ये शुरू होता है कि वो चाकू से काट रही है और चाकू ब्लंट है, वो शार्प नहीं है, और वो फेंक देती है और नया लेके आती है। तो और कहीं कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रही है उसके बाद, तो उसको चाकू कलेक्ट करने का शौक है, और बड़े चाकू छोटे चाकू हर तरह के हैं, और एक खास सेफ जगह फॉर एग्जांपल अपने घर में वो चाकू रखती है। अब ये कहानी क्या है, तो ये चाकू कहाँ रख रही है वो सेफली, ये हमें शुरुआत में दिखा दो, 10 मिनट में दिखा दो। पूरी फिल्म के अंदर भूल जाओ कि उसने कहाँ चाकू रखा था। और पूरी फिल्म में अब क्या कहानी थी, किसी साइकोपैथ की कहानी है, वो इसके पीछे पड़ गया, कोई पुराना प्रेमी हो गया, कुछ भी हो गया, वो कहानी हमारी जो भी थी XYZ चली। एंडिंग में जब इसकी मरने की समस्या आ रही है, ये साइकोपैथ के साथ इसका सीधा फाइट हो रही है, रूबरू हो रही है, और कोई इसके पास चारा नहीं बचता बचने का, तो वो जो चाकू इसने छुपा के कहीं रखा था वो अचानक वहाँ से इसके हाथ आ गया। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं विच वी विल यूज़, जिसको हम, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स होते हैं। किसी जैसे इसमें इसका चाकू हो गया, या कोई करेक्टर अचानक आ गया, या कोई जगह ऐसी है, तो ये जो हमारे जो प्रॉब्लम तो आपने दिखा दी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स को शुरुआत में इस्टेब्लिश करो। जैसे ब्रेकिंग बैड के अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि वॉल्टर जो है वो ज़बरदस्त केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है, और ये नॉलेज को वो पूरे, अब तक जितना मैंने देखा हर जगह वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ वहाँ वॉल्टर की ये नॉलेज काम आती है। जब वो ट्यूको से मिलने जाता है, एक बड़ा ड्रग डीलर होता है जिसने पहले ही, जैसी पिंकमैन जो वॉल्टर का असिस्टेंट है, एक्स स्टूडेंट है, उसको उसने इतना पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया। वॉल्टर के पास कोई गन नहीं है, 50 साल का है, कोई लड़ाई नहीं कर सकता, कोई उसके कोई 4 बंदे नहीं खड़े हुए, तो वो अपनी केमिस्ट्री की जो उसकी नॉलेज है, उसके नॉलेज के बेस पे छोटा सा इतने से छर्रे बना के लेके जाता है, और उसे पहले तो कहता है ड्रग है, और एक छर्रा फेंकता है तो बम की तरह फटता है, क्योंकि उसको केमिस्ट्री की नॉलेज है। अब ये नॉलेज जैसे उसने केमिस्ट्री की डाली, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको कहाँ से आएगी। तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखो कि जब किसी विषय पे लेके फिल्म लिखनी है, तो या स्टोरी लिखनी है, फिल्म या वेब सीरीज, उस विषय की आपको नॉलेज लेके आनी है। अगर आप उसकी नॉलेज नहीं लाएंगे तो वो चीज़ कन्विंसिंग नहीं होगी। अब आपने मान लीजिए मेडिकल साइंस की कोई बनाई, हाँ, एक कई लोग कहते हैं हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम है, ठीक है, पर हर जगह आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं चलेगी। अगर आप टू द स्पेसिफिक, जैसे इसके अंदर केमिस्ट्री की जब बात होती है, तो प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जो कंपाउंड्स हैं, इनके नाम हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे एक वेब सीरीज़ है क्वीन ऑफ गैम्बिट, आई थिंक ये उसका नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेब सीरीज़ है, हिंदी में भी उपलब्ध है नेटफ्लिक्स पर। तो पूरी वेब सीरीज़ शतरंज पे है, और शतरंज पे अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिख सकते, आपको उसकी नॉलेज लेनी है। तो क्वीन ऑफ गैम्बिट में इन्होंने 2 चीज़ रखी है। उसके अंदर इन्होंने क्या रखा है कि पहले ही शुरुआत में लड़की का दिखा दिया कि जो लड़की आगे चल के बहुत अच्छी शतरंज प्लेयर बनती है, उसकी मदर मैथमेटिशियन है, और मैथमेटिशियन करके उन्होंने उसकी एक बैक स्टोरी इस्टेब्लिश कर दी। और वो जो मैथमेटिक्स में अच्छी है इसलिए उसका दिमाग चल रहा है, ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और फिर अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बैक स्टोरी के अंदर कहीं भी जो चीज़ आगे यूज़ होगी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आपकी समस्या, बड़ी विकराल समस्या को, जैसे हमारे किस्से कहानियाँ होते थे, पुराने कहानियों में क्या होता था कि एक राक्षस ने कोई राजकुमारी को कैद किया, और उसने राजकुमारी को चिड़िया बना के रख दिया, और उस राक्षस की जान ली जा सकती है किसी विशेष खंजर से, और वो खंजर किसी पहाड़ी पर रखा हुआ है, जो 7 तरह के रास्ते हैं, 7 तरह के अवरोध है, और उनको पार करके जाएंगे, लेकिन वो खंजर वहाँ पहाड़ी पे है,
ये शुरुआत में बता दूँ कहानी के। और बाद में जो उसको राक्षस को मारने निकले को राजकुमार, तो ये पुरानी तरह की जो कहानियाँ थी वहाँ भी ये चीज़ों को अक्सर हम देखते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और मैंने आपको फिल्म की कहानी के विषय में जब बताया था तो आपको ये बताया था, एक तो हमारा मुख्य किरदार है, एक उसका लव का विषय। अगर मुख्य किरदार महिला है, लड़की है, तो उसका लव का विषय कोई पुरुष होगा, लड़का होगा। और इसका विपरीत विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा। अगर पुरुष है हमारा मुख्य, उसके अलावा उसका साइड की बड़ी कैरेक्टर, ये सब तो टर्म्स हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर ऐसा हो ही हो। बिना उसके भी कैरेक्टर चलता है। हाँ होता है तो स्टोरी को एक्सप्लेन करने में, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने में, कैरेक्टर्स को डेवलप करने में आसानी होती है। एक उसका गुरु का कैरेक्टर। अब जैसे मैंने क्वीन ऑफ गैम्बिट देखी, तो उसके अंदर देखते हैं कि जो सफाई कर्मी होता है, एक बच्ची होती है तो वो अनाथ हो जाती है, तो वो अनाथ बच्ची अपने सफाई कर्मी उनका अकेले में चेस खेलता है, तो वो आके वो उसको सिखाता है। और उसके बाद वो कई एपिसोड्स तक नज़र नहीं आता। फिर एक एपिसोड में वो उसको लेटर लिखती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे भेजता है। तो वो जो गुरु का करेक्टर है वो दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही फिल्म्स में भी और उसके अंदर वेब सीरीज में भी आप, क्योंकि ये कोई ये गुरु का करेक्टर इस्टेब्लिश करना कोई ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ बनाई गई है। ये तो आम जीवन के अंदर भी हम कुछ ना कुछ किसी से सीखते हैं। लेकिन अब क्या करना है आपको, गुरु से हम सीखते हैं, टीचर से हम सीखते हैं, एग्ज़ाम तो खुद जाके देना होता है। ऐसे हमारे मुख्य किरदार को सीख किसी से भी मिली हो, जो समस्या हल करनी है वो उसको ही करनी होगी, और उस समय उसका गुरु उसके पास नहीं होगा। और वो गुरु जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति को इस्टेब्लिश करके बताओ। हो सकता है कि किसी ने कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहा हो, वहाँ से उसको शो से नॉलेज मिल जाए, तो वो उसका गुरु हो गया। उसकी माँ ने उसको कोई बचपन में बात बताई और वो बात उसके काम आ जाए जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो वो उसका गुरु हो गया। तो गुरु मतलब लर्निंग, उसकी जो लर्निंग है वो लर्निंग कहीं इस्टेब्लिश करो, बैक स्टोरी इस्टेब्लिश करो, करेक्टर आगे है कैसा है। जैसे क्वीन ऑफ गैम्बिट में जो लड़की है एलिजाबेथ हार्मन, बेथ वो अपने आप को बुलवाती है, एलिजाबेथ का शुरुआत में दिखा दिया मदर मैथमेटिशियन है, ये इस्टेब्लिश करो। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जो कि पहले दो क्लासेस से रिलेटेड ना हो, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? चलो, तो अब मैं वेब सीरीज पे आता हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ एक मिनट सर, क्वेश्चन है पूछिए पूछिए। सर। सिनॉप्सिस और समरी, सर ये दोनों टॉपिक सर एक सेम जैसा है सर, इसको सेम है, कोई फर्क नहीं सेम है। होता, सेम है। ओके, थैंक यू सर। अब इन्होंने जो पूछा है और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप पहले तो फिल्म का बताता हूँ शॉर्ट में, फिर बताता हूँ आपको वेब सीरीज का। एक चीज़ प्रचलन में चलती है, लॉग लाइन। लॉग लाइन का मतलब होता है एक या दो लाइनों की के अंदर आप अपनी कहानी को बताओ और उसके अंदर क्या निकल के आना चाहिए वो बाद में आऊँगा लॉग लाइन पे, ठीक है। लॉग लाइन इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस एक पेज या दो पेज के अंदर आपकी पूरी कहानी बताओ, इसे कहते हैं सिनॉप्सिस, जो असल में समरी होती है। तीसरा होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ नहीं होता, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है तीनों में वो मैं बता दूंगा कि क्या होना चाहिए। ट्रीटमेंट के अंदर आपका 4 से 5 पेज का ट्रीटमेंट जाता है, 4 से 5 पेज। और ये सब का जो A4 साइज में 12 फ़ॉन्ट के अंदर टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोरियर, कोई भी हो, कोरियर ज़्यादातर इस्तेमाल करो स्क्रिप्ट में, और इसके अंदर आप एरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल बेटर होता है। इन फ़ॉन्ट में 12 साइज़ के अंदर A4 साइज़ में। लॉग लाइन एक या दो लाइन है, विद इन 25 to 35, नॉट मोर देन
25 से 35 वर्ड्स के बीच में, सिनॉप्सिस 1 पेज या 2 पेज, और लॉग लाइन और आपका ट्रीटमेंट 5 पेज। इसके बाद आता है स्टेप आउटलाइन। स्टेप आउटलाइन के अंदर आप स्टेप आउटलाइन जब आप लिखोगे तो आपके पास 5 पेज का ट्रीटमेंट आ गया। अब उसके बाद आप कई बार आप स्टेप आउटलाइन पहले लिख लो, सिनॉप्सिस के बाद लिख लो स्टेप आउटलाइन, उसके बाद ट्रीटमेंट लिख लो। और स्टेप आउटलाइन में एक एक लाइन में लिखते जाओ, अभी ये होगा एक्शन, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा। सिंपल। 5-6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10, 11, 12, 15 पेज, 25 पेज तक भी आपका स्टेप आउटलाइन जा सकता है, क्योंकि आप एक एक लाइन लिखा, फिर एक स्पेस छोड़ा लाइन का, फिर एक लाइन का, तो जगह ज़्यादा घिरेगी। और स्टेप आउटलाइन मतलब पूरा एक्शन होगा, अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी ये हुआ। ठीक है। इतने पूरे प्रोसेस में लॉग लाइन हो, स्टेप आउटलाइन हो, सिनॉप्सिस हो, ट्रीटमेंट हो, कहीं भी डायलॉग मत लिखना। और मेरे को कोई भी प्लीज़, जब तक मैं ना मांगूँ, डायलॉग रिटर्न कोई ना भेजे। हाँ, किसी का कोई प्रोजेक्ट है, अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो सिर्फ 1999 रुपीज़ की है 1 प्रोजेक्ट की। और अगर गाइडेंस चाहिए तो वो एक अलग है, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा, उसमें ज़्यादा पैसे होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी है, आप चाहे मुझे भेज रहे हो, चाहे कहीं भी भेज रहे हो, अगर आपसे सिनॉप्सिस मांगा गया है, अगर आपसे ट्रीटमेंट मांगा गया है, अगर आपसे स्टेप आउटलाइन मांगा गया है, तो डायलॉग ना लिखे अनलेस अनटिल कोई ऐसी डायलॉग है जो कि ज़रूरी है। पर 100% आप मान के चलिए कि 110% आपको इस स्टेज तक डायलॉग नहीं लिखना है। कोई भी राइटर, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सीनियर राइटर, वो इस तरह से इस लेवल पे पढ़ना पसंद नहीं करेगा अनलेस अनटिल जब स्क्रिप्ट मांगी जाती है, फाइनल स्क्रिप्ट आप विद डायलॉग्स दो। इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए, फिर मैं एक चीज़ इससे संबंधित और बताऊंगा। सर जो आप बताए स्टेप लाइन में एक एक करके सबको लिखा जाता है, सब जो जितना मूवी रहता है सबको शुरू से लास्ट तक दिया जाता है उसमें। हाँ, सर तो ये 5 पेज से ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो बोला 15, 20, 25 पेज भी आ सकता है। 15-20 मतलब सर जब मूवी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एंड तक हाँ, टोटल को लिख देना है जो जो हुआ। स्टेप आउटलाइन मतलब एक्शन लिखना है, क्या क्या एक्शन जी होगा, सर। क्या क्या एक्शन होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। जो नॉर्मली एक मूवी के अंदर 7 सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस मतलब एक तो होता है सीन, शॉर्ट और सीक्वेंस। इनमें क्या फ़र्क होता है? शॉर्ट तो होता है जैसे हमने एक सेटअप रखा और 2 कैरेक्टर आए, उन्होंने बात करी और वो चले गए, ये एक शॉर्ट हो गया। सीन होता है कि मान लो कि मेरा एक सीन है, कमरे के अंदर बेडरूम में एक सीन है, हस्बैंड वाइफ रात को सोने की तैयारी कर रहे हैं और वाइफ चाहती है कि अगले दिन पिकनिक पे जाएं, पर हस्बैंड नहीं चाहता क्योंकि उसका ऑफिस का काम है। इसको लेके दोनों में बहस हो गई। ये पूरा एक सीन डेवलप हो गया। सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होगा कि फॉर एग्जांपल मेरी स्टोरी शुरू हुई एक स्कूल से, कि एक स्कूल में मैंने दिखाया है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर है और उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीक्वेंस में हम दिखाते हैं कि वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगला हमारा शुरू होता है स्टोरी। तो स्टोरी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं इनको हम सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो 7-8 सीक्वेंस, 7 सीक्वेंस तक में स्टोरी चल जाती है। अब वो एक अलग बात है कि आप कि कितने हिस्से हैं। तो एक एरिया को लेके, एक जगह को लेके जो हमारी स्टोरी चलती है वो हमारा एक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। तो जब आप स्टेप आउटलाइन लिखते हैं तो आप हर एक्शन को लिखते जाते हैं। जैसे आपने लिखा, स्टार्टिंग करी, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप आउटलाइन। फॉर एग्जांपल कि आपने एक फिल्म स्टार्ट करी जो कि हॉरर मूवी है हॉस्पिटल को लेके। तो आप यानी कि राजनगर के अंदर फला फला नाम का हॉस्पिटल है। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे? एक दिन रात को इस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस आकर रुकती है जिसमें से 3 शव निकलते हैं। चौथा लाइन लिखिए, इन शवों को मुर्दा घर में लेके जाया जा रहा होता है
तभी एक शव हिलने लगता है। चौथा आप लिखेंगे हिलते हुए शव को देखकर वार्ड बॉय घबरा जाता है और वो भागता हो जाता है। तो ये स्टेप, फिल्म के ये जो स्टेप है, ये एक तरह से अलग अलग हमारे सीन भी डेवलप हो रहे हैं। इसे मैं स्टेप आउटलाइन कहूँगा। हुआ क्लियर? यस सर, बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया। ठीक थैंक है। यू। अब आप स्क्रिप्ट तक और लॉग लाइन से लेके, लॉग लाइन मतलब जो आपने आइडिया डेवलप किया है वहाँ से जब आप स्क्रिप्ट तक जाओगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और आप तो एज ए राइटर तो कम ही होगा कि आप किसी बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करें। हो सकता है आपको एक डायरेक्टर ढूंढना होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अप्रोच करेगा और प्रोड्यूसर कंपनी को अप्रोच करेगा। आपको डायरेक्टर ढूंढना होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अप्रोच करेगा, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा हाँ ठीक है आप जाओ और बता दो मेरी बात हो गई, तब जाके वो कंपनी को करेगा। तो जब वो जाएगा किसी कंपनी वाले के पास तो वो आपको लॉग लाइन 10 मिनट 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देगा। तो उसके अंदर आप क्या चीज़ है कि उसको नज़र आनी चाहिए, आपके जो आपने अपना आइडिया कन्विंस किया है या रिटर्न में दिया है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने जो प्रोड्यूसर को दिया है, सबसे पहले तो ये नज़र आना चाहिए कि इसकी थीम क्या है, विषय क्या है। मैंने आप सबको एक तो चीज़ भेजी है, ड्रामेटिक 36 ड्रामेटिक सिचुएशन भेजी है जो किसी फ्रेंच राइटर की बुक्स में से लिया गया है। उन्होंने आज से कई 100 साल पहले वो सिचुएशंस लिखी थी नाटक से संबंध में, जो कि फिल्मों में भी काम आती है। तो अब आ गई थीम। तो थीम क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि ब्रेकिंग बैड, तो आप नेट पे जाकर भी कई बार फिल्म्स का सर्च करते हो तो उसमें 1 या 2 लाइनों में लॉग लाइन लिखी होती है। वो लॉग लाइन पढ़िए, उनमें आपको उनकी थीम पता लगेगी। जैसे मैंने जब वाइकिंग्स देखा तो मुझे तो उसकी इट इज़ अ थीम अबाउट रिवेंज, कि रिवेंज की वो थीम है उसके अंदर। या तो वो ड्रामेटिक स्टेप आउटलाइन में से जब आप देखेंगे तो वहाँ से आपको कई थीम नज़र आएगी। जैसे थीम अबाउट है चेस प्लेयर, तो ये जो थीम है ये आपकी लॉग लाइन में, आपके सिनॉप्सिस में, आपके स्टेप आउटलाइन और हर एक में नज़र आनी चाहिए। फिर एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये इतना लॉग लाइन में आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बाद में कि उसका लुक क्या होगा। अगर ये भी आप लॉग लाइन में डाल दें तो बहुत बढ़िया होगा कि इट इज़ लाइक किसी मूवी का एग्जाम्पल डाल के कर सकते हैं, या इट इज़ ए डार्क वर्ल्ड, आपने ऐसा डाल दिया वाम्पायर इन अ डार्क वर्ल्ड कि वैम्पायर्स की मूवी है रात के अंधेरे में, तो वो एक थीम, एक स्टाइल नज़र आ जाता है कि भैया ये ज़्यादातर डार्क टाइप मूवी होगी। तो वो एक स्टाइल आप अपनी लॉग लाइन में, और ये चीज़ें थीम और स्टाइल आपके लॉग लाइन, सिनॉप्सिस, ट्रीटमेंट, स्टेप आउटलाइन और स्क्रिप्ट, ये चारों पांचों जगहों पे ये चीज़ें सारी नज़र आ जानी चाहिए। फिर एक चीज़ जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली वेब सीरीज में देखते हैं वो ये है, कैरेक्टर तो ठीक है आप बाद में डेवलप करेंगे कि ये नया क्या दिखा रहे हैं। तो जैसे हमारे साथ अखिलेश जी है और मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा था और आप सबको बताना चाहूँगा कि हमें नया क्या दिखाना है। जैसे अखिलेश जी का स्टील प्लांट के अंदर एक अनुभव रहा है, तो अभी मैं तो आम आदमी तो स्टील प्लांट में नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जैसे अंदर से देखा है तो उनको वो अनुभव है, वहाँ की कई कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज। अब जैसे हम टाइटैनिक फिल्म को लेते हैं, टाइटैनिक फिल्म का कुछ सीन था जो कि वो जो विजुअल था वो विजुअल हम में से किसी ने, जब 1997 में आई थी टाइटैनिक, तो बहुत से लोगों ने दुनिया के जहाज़ की फ़ोटो तो बहुत बाहर से देखी, और वो एक शॉट है उसमें बड़ा जहाज़ जा रहा है और उसके आगे छोटे छोटे जहाज़ है, ठीक है वो तो ठीक है इम्प्रेसिव है, लेकिन एक उसके अंदर ऐसा शॉट है जो कि हमें जहाज़ के अंदर दिखाता है कि उसके पिस्टन कितने बड़े बड़े हैं, मूव कर रहे हैं, और उसका वो जो घूमने वाला पहिया होता है जो पानी से ढकेलता है, उसको जहाज़ को धकेलता है,
उसका एक शॉट है। तो वो जो विशालता का एहसास है, वो उस जहाज की विशालता का एहसास उसके उस अंदरूनी वर्ल्ड से आता है। और जब हमें वो शुरू से एडवर्टीजमेंट जब उसकी शुरू हुई, तो जहाज के अंदर का उन्होंने पूरा अंदर का वर्ल्ड दिखाया कि टाइटैनिक के अंदर की दुनिया, कि टाइटैनिक अंदर से किसी महल के समान बना हुआ है। तो हम विशेषकर जब वेब सीरीज लिख रहे हैं, तो जैसे अखिलेश जी का एक अनुभव है स्टील प्लांट के अंदर का, तो हमने नहीं देखा, तो आप अपने इन अनुभवों के आधार पर, अगर आपका अनुभव है तो आप ये बताइए कि आप क्या नई दुनिया बनाने वाले हैं। तो ए न्यू वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल बहुत प्रेफर किया जाता है आपके आइडिया में, कि वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड यू आर गोइंग टू शो टू द पीपल, कि आप नया क्या, जैसे ज़ोंबी मूवीज है वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो एपोकलिप्टिक व्यू पॉइंट कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अगर ख़त्म हो जाए या इस आधार पे आएगी, या मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर हो गई, तो न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया किस तरह से होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, या न्यू वर्ल्ड किस तरह से होगा। तो वो नया संसार आप क्या दिखाओगे। जैसे अभी एक आई है, वो है, जैसे आप कार्बन 14 देखोगे शायद, आई थिंक ऑल्टर्ड कार्बन देखोगे तो बिल्कुल ही अलग दुनिया उसमें दिखाई है। लेकिन क्योंकि अभी सब नए राइटर हैं, और अगर अनुभवी राइटर भी देख रहे हैं, तो महंगे विषयों पे ना रख के छोटे विषयों पे। तो जब आप अपने स्थानीय विषयों पे लिखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो आपके स्थानीय विषय है उसको भारत के अंदर होगा 10-20 लाख लोग जानते होंगे, करोड़ों लोग तो नहीं जानते होंगे। तो वो अपने आप में उन करोड़ों लोगों के लिए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बन जाती है। जैसे हमने इंडिया के अंदर स्थानीय विषयों पे पीपली लाइव फिल्म आई, वो देखी, लगान हमने देखी थी, जो हमें उस सदी के अंदर लोगों की ज़िंदगी और किस तरह से उनकी डीलिंग हुई वो हमें पता लगती है। कई बार हम स्पोर्ट्स मूवी बनाते हैं, तो हमें नहीं पता था चक दे इंडिया से पहले कि किस तरह से कोच की और उसकी डीलिंग होती है, उसकी कोच की और उसके जो खिलाड़ी होते हैं, उसको आगे इन्होंने और कई थीम्स में अभी तो नई स्पोर्ट्स मूवी बनने लग गई। सत्या में एक हमें अंडरवर्ल्ड का दुनिया दिखी थी, जो कि ह्यूमन कैरेक्टर भी था, क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उसको आगे एक्सप्लॉइट किया गया। तो वो नई दुनिया क्या है, वो आपके लॉग लाइन से लेकर सिनॉप्सिस और स्क्रिप्ट का मुख्य हिस्सा होनी चाहिए। अभी किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर अगर हमें जो साई-फाई है, हाँ हाँ, उसमें राइटर बनना है, तो सर हमें कौन से स्किल्स पे ज्यादा काम करना होगा। जितना फ्यूचरिस्टिक थी है, जैसे इन्फिनिटी वार हो गया, एडवेंचर वाला, एवेंजर मूवी जैसा, तो इस तरह का जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज है मैं अलग आप दुनिया का, तो हमें कौन। जी सर। मैं इस पे आता हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ, और शायद आपको भी नहीं पता होंगे, और मैं आपको अपने बारे में एक बात बताता हूँ। मैंने डिस्कवरी चैनल इतना देखा है एक समय में, कि अब तो डिस्कवरी पे वो प्रोग्राम्स ही, अब तो डिस्कवरी पे कोई नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम्स ही नज़र नहीं आते। अब तो वो इतना कमर्शियल हो गया है। तो वो जो मैंने उस समय डिस्कवरी चैनल बचपन से 10th से देखना शुरू किया था, और कई साल तक दिन रात डिस्कवरी देखा। लेकिन जब मैंने अपनी साइंस फिक्शन लिखी थी, तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो टाइम ट्रैवलिंग के अंदर है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में है। और अपार्ट फ्रॉम जो मेरी नॉलेज है साइकोलॉजी की, लॉ की और फिल्म्स की, उसके अलावा मैंने साइंस फिक्शन, साइंस लिखने के लिए अपनी रिलीजियस नॉलेज मुझे बुद्धिज़्म की है। और साइंस नॉवल और साइंस लिखने से पहले मैंने साइंस फिक्शन नॉवेल्स तो पढ़े और मूवीज़ तो देख रहे हैं, लेकिन मैंने कई ऐसी बुक्स भी परचेज करी जो कि रियल साइंटिस्ट्स की अलग अलग विषयों पे लिखी हुई है, एनवायरनमेंट के ऊपर, और फिजिसिस्ट की लिखी हुई। जैसे आप स्टीफन हॉकिंग्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, और कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल हैं। और मेरे को तब उस समय स्टडी करते हुए पता लगा कि अरे दुनिया में ऐसा भी है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जो मैं डिस्कवरी पे भी देखा था, अंडर वाटर कई कई महीनों की उनकी वो चलती है, आपकी ट्रेनिंग चलती है। ये मुझे बुक से पता चला। और टाइम का कॉन्सेप्ट आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल
तो मैंने, आप नासा की जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को साइंस की बुक से पता चला था, अगर मान लो कि हम यहाँ से, हम अक्सर ये दिखा देते हैं, बहुत सारे एक्चुअली फ्लॉज होते हैं साइंटिफिक मूवीज में। तो मेन ये है कि जब आप वो स्टडी करते हो तो आपके वो फ्लॉज दूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने, तो मैंने अपनी स्टोरी में, मेरा ये था कि एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम हम पार कर गए। एक ऐसा हमारा शिप है जो हमारा सोलर सिस्टम पार कर गया, लेकिन जो हमारा, अब उनको अर्थ से कम्युनिकेट करना है, तो जो अब आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इतने डिस्टेंस से अर्थ तक मैसेज आने में और जाने में कितना टाइम लगता है। तो ये हम अब तक तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अरे कोई वहाँ चला गया और यहाँ चला गया और उसने, तो ये एक पॉइंट है कि अगर एक डिस्टेंस पे आप जाते हैं तो वहाँ से मैसेज आने में आपके कई दिन भी लग सकते हैं। तो ये इस तरह के जो माइन्यूट साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपको अपने रिसर्च वर्क से पता चलेगी। तो आप अगर फिक्शन भी लिख रहे हो, फिक्शन तो आप स्टोरी लिख रहे हो, लेकिन उस स्टोरी के अंदर दो चीज़ें हैं। अगर आप फ्यूचरिस्टिक भी लिख रहे हो तो फ्यूचर में भी हम जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर साइंटिफिक दुनिया में जाएंगे वो प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे ना। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे। तो वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स तो कम से कम आपको लिखने से पहले, अगर वो स्टोरी में है तो उसको आप एक्चुअल साइंटिस्ट्स की बुक्स को पढ़ के या रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करके ही आप लिखना डालना। और मूवीज़ देखना अलग बात है। एक्चुअल टेक्स्ट मेरे पास अभी नहीं है, दूसरे रूम में है, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको बुक्स भी दिखाता। तो एक नहीं, कम से कम 5-6 बुक्स में लेके आया था। इतना मोटा नावल था, इतना मोटा नावल था। एलिस्टर करके कोई राइटर है, और तो वहाँ से आप रिसर्च करके लिखो। अगर आप, मैंने इनफेक्ट कई ये घोस्ट, जब मैंने अपनी पहली इंग्लिश फॉरेन टेरेटरी के लिए हॉरर मूवी लिखी थी तो मैंने खुद रिसर्च करके लिखी थी, और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं जिन लोगों के, तो उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर बुक्स मंगवाई, कि अमेरिका से बुक्स मंगवा के लिखी थी। और उसके अलावा भी तो बुक्स बहुत अच्छी सोर्स है, और अब तो रिसर्च नेट से हो जाते हैं, बुक्स में अच्छा सोर्स मिल जाता है। तो उसको पढ़े बिना थोड़ा सा हर विषय में जिसमें घुसोगे, जैसे मैंने बताया कि क्वीन ऑफ गैम्बिट पूरा चेस पे बेस्ड है, तो ये नहीं है कि उसमें हर चीज़ आप चेस की पूरी नॉलेज डालोगे, लेकिन दे आर स्पेसिफिक, कुछ तो आपको एक्यूरेट चीज़ें डालनी होंगी। बाकी तो फ्रीडम तो बहुत होती है, ये है। और बताइए। सर एक हल्का टॉपिक है सर, अलग क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, मतलब पूछिए इसमें क्या है पूछिए। कि सर हमको सर समरी राइटिंग में जाना है सर। फ्यूचर में जो मेरा करियर है सर, वो हम सोचे जो बुक समरी है, मूवी समरी है, तो इसमें एकदम स्पेशल मतलब एक्सपर्ट बनना है। सो सिर्फ समझ सिनॉप्सिस, नहीं आ रहा। सिर्फ जो समरी सिनॉप्सिस लिखनी है? जी सर। वो तो बहुत एडवांस हो गई, वो तो पता नहीं जब तक हम लोग जिएंगे तब तक उस लेवल पे राइटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कि कोई स्पेशली किसी को समरी लिखवाने के लिए बुलवाएगा। हर चीज़ का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। आप राइटर हो, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो समरी ऑब्वियसली बात है आपको ही लिखनी पड़ेगी। और अगर आपको लिखवानी है तो अमेरिका के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि आप हायर कर सकते हो, लेकिन वो समरी लिखने के लिए भी आपको पहले पूरा प्रोसेस आना। वो लोग ही लिखते हैं जिन्होंने कई स्क्रिप्ट लिख रखी है। सर हम मूवीज का नहीं सर, जैसे होगा ना, जैसे कोई शोज हो गया 20 मिनट 25 मिनट के वीडियोस होते हैं, हाँ, शॉर्ट फिल्म होता है सर, इन तरह का जो समरी होता है उसका सर, जैसे कोई बुक पढ़ लिए हम, उसका 15-20 मिनट में पूरा समरी लिखते सर। वो तो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, फिर वो तो हमारा विषय नहीं है। स्क्रिप्ट में ही ना सर आएगा ये। मैं बात करूंगा रिलेटेड टू स्क्रीन राइटिंग। अभी आप बुक की समरी लिखनी है या वो मेरा विषय नहीं है। अच्छा सर, मतलब हम लोग भाई सर स्क्रिप्ट ये मतलब हम लोग आउट ऑफ टॉपिक है ये सर। मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है, मैं इस विषय में, मेरी जानकारी नहीं है ना। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर। सही सर, ठीक। ये आती है आपको चीजें जब बहुत सालों का काम करते हो ना,
तब जाके चीज़ें समरी लिखना, एडवर्टीजमेंट बनाना, ट्रेलर बनाना ज़्यादा पेचीदा काम होता है। और वो जब आप लंबे पूरे पैटर्न में कई साल तक काम करते हो तब आपको समझ में आता है। आप सीधा सोच दो कि भैया अब मैं आपको बताता हूँ, फिल्म्स के अंदर कई बार ट्रेलर बनवाने के लिए ज़्यादा पैसे देकर ऐसे एडिटर को बुलाया जाता है जो और बड़े लेवल का एडिटर होता है। आप फिल्म को एडिट करवा सकते हो किसी से, लेकिन ट्रेलर बनाना बहुत ट्रिकी होता है। तो वो तो उन्हीं को आता है, ये जो और ज़्यादा वो काम में समय बिता चुके होते हैं पूरे लेवल पे। अगर आप एक राइटर हो और आपने बुक्स खुद लिखी हैं कई, तो फिर आप जाके उनकी समरी को खुद समझ पाओगे। और केवल लिखा नहीं, लिखने के साथ आपने उनकी मार्केटिंग भी करी हो। तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, और आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि उसमें कैसी लैंग्वेज चलती है। लैंग्वेज भी बहुत ट्रिकी पार्ट हो जाता है। अगर आप इंडियन मूवीज़ अगर कोई नेटफ्लिक्स वगैरह पे आ रही है उनकी समरी पढ़ो, और फॉरेन की मूवी की समरी पढ़ो, एक या दो लाइनों में लिखी होती है, उसकी लैंग्वेज में भी काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों लिखी इंग्लिश में होती है। और यस सर, बताओ। सही बात। सर आपने बात कहा था सर लोकल टैलेंट सर, ये जो टॉपिक है सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। हम सर मतलब आजकल कहीं भी हमने जा रहा है तो आस पास के मतलब अलग अलग गांव में जाते हैं, हम्म। तो सब लोग के बात विचार, उनके कोई हम्म। प्रॉब्लम्स वगैरह सब आदमी देखता है, हम्म। और उसके बारे में आपने लिखते हैं सर, काफी अच्छा लगता है। फिर से गाँव के लोगों से मिलता है तो हल्का फुल्का बात करते हैं लोग, कैसा रहा आपका गाँव का, मतलब 15-20 साल पहले कैसा था गाँव, आज कैसा है। तो सर लोग बताए थे कुआं वगैरह था, ये सारी चीजें, नदी बहा करते थे। तो सर काफी हेल्प किया है सर, जो आप वो ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक फर्स्ट क्लास में सर। ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्यूचर, फिर से लोकल टैलेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था सर। चलो, लिखते रहो, अच्छी बात है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं अभी, ये कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत इनको इंटरेस्टिंग। अब क्या होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है कि लिखते जाओ लिखते जाओ, टेक्निक आ गई लिखने की, लिखते जाओ और बना भी सकते हो आप, बनाते जाओ बनाते जाओ। ऐसे कई डायरेक्टर हैं, आप भी जानते होंगे, जो बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। कई फिल्में उन्होंने बना ली है, कोई चल गई फिर तीन नहीं चली, फिर एक चल गई फिर तीन नहीं चली। तो वही बात है कि हमारी ये जो एक क्लास है, ये एक तरह की एक्सरसाइज है सबके लिए, मेरे लिए आपके लिए भी, और वो लोग जो देख रहे हैं सबके लिए एक एक्सरसाइज है, जो बना चुके हैं उनके लिए भी एक एक्सरसाइज है। तो इसमें इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ही ये है कि जब हम कोई काम हम करेंगे, वो अपना जो काम है राइटिंग का, तो वो हमारा काम बेहतर होगा क्योंकि हमने होमवर्क कर लिया है। आप अपने काम में अपडेट हो, अपडेट चल रहे हो, ये फ़ायदा है। और अब दूसरा ये, जैसे आप जो कह रहे हो हम जा रहे हैं इंटरेस्टिंग है तो अब चीज़ें समझ में आने लगती है। आंख बंद करके बचपन से लेके बुढ़ापे तक टीवी देखते रहो और सिनेमा की तारीफ करते रहो, फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स कर लिया, इसमें ये है इसमें बड़ा बढ़िया। और वो बचपन से मैं देख रहा हूँ, एक फॉरेन के प्रोफेसर थे, फॉरेन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बॉम्बे में पढ़ा थे, और फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, और वो मेरे को शोले के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने जो बातें सुनी वही बता रहे हैं, उसमें नया मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा ये है कि हम लोग एक डॉक्टर जैसे इंस्पेक्शन करते हैं चीज़ों का, वैसे हम स्क्रिप्ट का, स्टोरीज़ का, थीम्स का, इसका इंस्पेक्शन करके हम अंदर जो बीमारी है वो पता लगाएंगे, और जो खूबी है जो उसका इम्यून सिस्टम है वो हम पता लगा रहे हैं। ये है। तो अब आपको कई बातें समझ में आ गई होंगी जो कि आपके लिखने में मदद करेंगी। अब देखिए कि जो भी अब आप वेब सीरीज का लिखेंगे उसको 5, 7, 8, 10 एपिसोड तक जाएगा। तो ये जो पूरी स्टोरी का निर्माण है, तो अब मान लो आप सोच के चलो कि भैया मैं तो 5 सीजन के लिए लिख रहा हूँ, और 5 के बाद मेरे 5 सीजन और आएंगे। आंख बंद करके 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, महीना लग जाए, दिमाग में उसको पकाते रहो। और आइडिया दिमाग में वो पकाओ जो कई सालों पुराना हो। फ्रेश आइडिया को पकड़ के पकाओगे। कई लोग मुझे बोलते हैं, अभी किसी ने, पीछे मैं लेख भी लिखता हूँ, किसी ने कहा एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड पे लेख लिख दो, मेरे मित्र हैं।
मैगजीन शुरू कर रहे हैं। अब मैं लिख तो दूँ, दिमाग में बहुत है, लेकिन मेरे को लगता है इट्स टू अर्ली टू राइट। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लिख पाऊँ। और मैं जो भी आइडियाज़ को लिखता हूँ, अभी कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो कई कई साल से थोड़े थोड़े लिख के रखे हुए हैं और वो दिमाग में पक रहे। स्टीफन किंग जो अमेरिकन हॉरर नॉवलिस्ट है, वो भी यही कहते हैं कि आइडिया टेक्स सर्टेन ईयर्स ऑफ टाइम टू ग्रो अप इन योर माइंड। तो आप जब लिखने बैठो, अभी किसी ने काम दे दिया तो अलग बात है, पर वो आइडियाज़ को पकड़ो जो कि पिछले कुछ समय से, या आपने आज आज एक आइडिया सोचा कि मैं, और उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेट द आइडिया ग्रो इन योर माइंड। तो ये बात समझो कि हाउ टू डेवलप एन आइडिया बिफोर राइटिंग इट ऑन ए स्टोरी, राइटिंग इट ऑन ए पेपर और कंप्यूटर। तो एकदम से आइडिया मत लो। कोई भी आइडिया लोगे ना और उसको एकदम से उतारना शुरू करोगे, वो कभी पूरा नहीं होगा। रिसर्च करो क्या चल रहा है, सोचो क्या आने वाला है। मेरी ये जो क्लास है, मैंने सोचा कि अभी हिंदी में मैंने क्यों ली, क्योंकि अगर अमेरिका में या फॉरेन में इतनी ज़्यादा हाई डिमांड हो गई है राइटर्स की, तो हमारे इंडिया में भी होगी। तो समय आएगा तो लोग सीखेंगे और मैं भी उनसे जुड़ूंगा, वो मुझसे जुड़ेंगे। और हो सकता है कि कल को मैं प्रोड्यूसर बना तो मुझे भी लोग मेरे पास होंगे, डेवलप्ड लोग होंगे। मेरे मन में भी ये बात है। तो आगे का आप देखोगे किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, अपनी पोजीशन क्या है, वो सब सोच के, और जो बातें आपके दिमाग को भाए, इन सब फ्रेमवर्क्स को रखते हुए, क्या आपको एक नया वर्ल्ड शो करना है, आपकी एक थीम होनी चाहिए, मिनिमलिस्टिक कैरेक्टर होने चाहिए, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए 5 से 10 सीजन तक जाए, वो सोचते हुए उसको दिमाग में पकने दो। और तब दिमाग में जब पकेगा तो पेपर पे तो या कंप्यूटर पे तो निकल जाएगा। और फिर जब वो पकता रहेगा, फिर एक समय आपको लगेगा कि हाँ यार, इसका मैं ना, तो सबसे पहले आप स्टेप आउटलाइन, सबसे पहले आप एक उसका एक्शन के फॉर्म में लिख लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में एक स्टोरी, तो सबसे पहले एक स्टोरी का खाका वर्क तैयार करो। ये वर्क आपके लिए है, ये आपको कहीं दिखाना नहीं है। ये वर्क आपको मदद मिलेगा जब आप ट्रीटमेंट लिखोगे, स्टेप आउटलाइन लिखोगे या स्क्रिप्ट लिखोगे। अगर ये आपके पास है तो आपको स्टेप आउटलाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है किसी को दिखाने के लिए, सीधा आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो अपने दिमाग में बैठ के एक स्टोरी सोचो कि ये एक लंबी स्टोरी है और वो स्टोरी हमारी 3 एक्ट स्ट्रक्चर जर्नी के हिसाब से है। तो वो हमारी ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, हमारी इंट्रोडक्शन हुआ और ये हो। एक आपको शुरुआत पता है, सिरा पता है शुरुआत का, और अंत पता है, मैंने यहाँ जाना है। और उस अंत को और शुरुआत को अब उतार लो, और उतारने के बाद अब उसे और उसके अंदर एलिमेंट्स डालो। वेब सीरीज लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट है फिल्म की तो हो गया, वेब सीरीज लिख रहे हो तो उसमें और एलिमेंट डालो। उन एलिमेंट्स को लेकर फिर उसका डिवीजन कर दो, और फिर हर डिवीजन में, मतलब हर एपिसोड में, पहले सीजन वाइज डिवीजन करो, फिर हर सीजन की एपिसोड वाइज डिवीजन करो, और हर एपिसोड में वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर अप डाउन जाएगा। ये है। ये मैं क्लास यही ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में बैक स्टोरी पे बात करूँगा। अगर भूल जाऊँ तो प्लीज़ याद दिला देना बैक स्टोरी के बारे में। और इस पॉइंट से आगे चर्चा करेंगे कि ये जो अप डाउन होगा ये आगे, और हम इसको राइटिंग के अंदर और क्या करेंगे वो अगली क्लास में हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, गुड बाय। गुड।